गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक्स का वो है स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। हम स्टैटिस्टिक्स का नेचर, उसके फंक्शंस के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। आज हम स्कोप के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि उसके क्या क्षेत्र है, मतलब स्टैटिस्टिक्स के अंदर क्या क्या कवर होता है। तो इसके स्कोप में आएगा सबसे पहले नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स हम इसमें पता करेंगे कि स्टैटिस्टिक्स का नेचर क्या है। तो नॉर्मली अगर मैं आपको ब्रीफली बताने की कोशिश करूं तो जो स्टैटिस्टिक्स होता है वो साइंस एज वेल एज आर्ट है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट मैं आपको फ़िलहाल बता रही हूँ कि जो स्टैटिस्टिक्स है उसका नेचर साइंस एज वेल एज आर्ट मीन्स जो स्टैटिस्टिक्स है वो साइंस भी है और आर्ट्स भी है। देखिए इसे साइंस कैसे है, क्योंकि हम स्टैटिस्टिक्स में हमने पढ़ा है ना, हम रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करते हैं, एक सिस्टमेटिक वे में चलते हैं। जैसे डाटा कलेक्ट करते हैं तो डाटा अगर मिक्स हो, जिसमें मैं बोलूँ कि अगर हाइट ऑफ पर्सन्स की बात करें तो किसी की 5.2 है, 5.9 है, 4.2 है, 6.9 है, इस तरह से हाइट भी है, तो हम उसको दो तरह से लिखते हैं, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो क्या हो गया, एक सिस्टम हो गया, इसलिए इसको क्या बोलाते हैं हम, साइंस। अब उसके बाद बोला गया कि इसको आर्ट्स कैसे बोलते हैं। देखो जो स्टैटिस्टिक्स का उसका हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, ऑब्वियस है हर तरह हम स्टैट्स का यूज़ करते हैं। जैसे अगर मान के चले हमें पता करना हो कि 11th क्लास में 2 सेक्शन है, सेक्शन ए और बी, उसमें से सेक्शन ए के कितने मार्क्स आए हैं, बी के कितने मार्क्स आए, तो हम एवरेज निकालेंगे, परसेंटेज निकालेंगे। तो सब किस में यूज़ होता है हमारा, स्टैटिस्टिक्स में। अब जो दूसरी बात करें इसके स्कोप में, वो ऐड होता है सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। देखो वो इसमें क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कि जो स्टैटिस्टिक्स है उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है एज अ सब्जेक्ट। ठीक है, जैसे अभी हमने पहले बात की नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स की, अब हम बात करें सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, यानी कि जब हम एक सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ते हैं उसको, स्टैटिस्टिक्स को, तो उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है। फिर इसमें स्कोप में थर्ड आता है इसका रिलेशन of statistics with other science। कहने का मतलब ये है कि स्टैटिस्टिक्स का रिलेशन क्या है बाकी साइंसेस से, यानी बाकी सब्जेक्ट से, वो बताने की कोशिश कर रहा है कि जो स्टैटिस्टिक्स का वो बाकी में उसका क्या रिलेशन है। यानी कि वो सब, अगर जैसे अभी सब्जेक्ट मैटर हो गया कि हम उसमें क्या क्या पढ़ते हैं, ऐसे वो पूछने की कोशिश कर रहा है कि इसका रिलेशन क्या है स्टैटिस्टिक्स का बाकी सब्जेक्ट में। देखो हम बहुत सारे और भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना, जैसे मान के चलो साइंस पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स जो है वो मतलब स्टैटिस्टिक्स जो है उस इकोनॉमिक्स का एक पार्ट है। तो उसके बारे में बताने की कोशिश कर रहा है कि इसका बाकियों से क्या रिलेशनशिप है, मीन्स कॉमर्स में इसका क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है, कोई और सब्जेक्ट जो हम पढ़ रहे हैं उसमें स्टैटिस्टिक्स का क्या रिलेशन है। ठीक है, उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट आता है वो आता है हमारा स्टैटिस्टिक्स में इसकी लिमिटेशन आ जाती है। क्या आ जाती है इसकी लिमिटेशंस, मीन्स देखो हमने स्टैटिस्टिक्स के फंक्शंस के बारे में पढ़ा है, ठीक है, कि इसके क्या क्या काम करता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे अब कोई किसी चीज़ के अगर एडवांटेजेस हैं, ऑब्वियस सी बात है, तो उसके डिसएडवांटेजेस भी होंगे, कुछ लिमिटेशन भी होगी। तो वो भी बताने की कोशिश की गई है इस पार्ट में कि उसकी क्या क्या लिमिटेशन है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो स्टैटिस्टिक्स होता है वो हमारा क्वांटिटेटिव डाटा कलेक्ट करता है ना। तो अगर ये क्वांटिटेटिव डाटा कलेक्ट करता है तो इसकी जो लिमिटेशन होगी वो क्या होगी कि ये क्वांटिटेटिव डाटा ही कलेक्ट करता है, क्वालिटेटिव डाटा कलेक्ट नहीं करता। तो ये इसका क्या हो जाएगा, एक इसका ड्रॉबैक हो जाएगा, यानी कि इसकी एक लिमिटेशन हो जाएगी। अब हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं जो भी हमने इसके स्कोप पढ़े हैं। जैसे फर्स्ट हमने पढ़ा है नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सेकंड इसमें आ जाता है सब्जेक्ट मैटर, थर्ड आ जाता है रिलेशन विद अदर साइंस और सब्जेक्टेड, और फोर्थ हमारी आ जाती है इसकी लिमिटेशंस। ठीक है, तो हम वन बाय वन इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट है हमारा नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, मैंने बताया जो स्टैटिस्टिक्स का नेचर है वो कैसा है, साइंस भी है एज वेल एज आर्ट भी है। ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको। हम इसको साइंस क्यों कहते हैं, तो नेचर ऑफ साइंस में हम पहले बात कर लेते हैं कि एज अ साइंस
एज अ साइंस की बात करें तो मैंने बोला था आपको उसको हम सिस्टमैटिक रूल्स फॉलो करते हैं, ठीक है। तो जो डाटा हम कलेक्ट करते हैं वो किस फॉर्म में करते हैं, एक सिस्टमैटिक वे में कलेक्ट करते हैं। तो इट स्टडी द स्टैटिस्टिक्स इन अ सिस्टमैटिक मैनर, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो स्टैटिस्टिक्स है वो किस मैनर में होता है, एक सिस्टमैटिक मैनर में होता है। तो एज अ साइंस इट स्टडीज द स्टैटिस्टिक्स इन अ सिस्टमैटिक मैनर, ठीक है। किस मैनर में होता है ये, एक सिस्टमैटिक मैनर। मैंने बताया था ना, या तो हम कोई डाटा कलेक्ट कर रहे हैं और वो अगर मिक्स है तो हम उसमें पहले कोशिश करेंगे कि असेंडिंग हो, डिसेंडिंग हो, इस तरह से, ठीक है। तो उसने क्या बताया कि एक सिस्टमैटिक मैनर में, ठीक है। बट ये जो है वो कॉम्प्लेक्स साइंस नहीं है, क्योंकि हम देखो जो रूल्स रेगुलेशन हम फॉलो करते हैं वो हम लैब्स में बैठ के नहीं कर रहे हैं, वो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। और अगर डेली लाइफ में डाटा चेंज हो गया, मान के चलो आज मैं 10 बच्चों का डाटा कलेक्ट करूँ, कल 20 बच्चों का डाटा कलेक्ट करूँ या 15 का करूँ, तो मेरा रिजल्ट डिफरेंट आएगा। बट साइंस में क्या होता है, रिपीटेड रिजल्ट होते हैं, रिजिडिटी होती है। कि आपने बोला कि अगर एसिड और बेस का देख के जो एसिड होता है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस में चेंज कर देता है, तो ये क्या है, ये यूनिवर्सल है। बट लेकिन अगर मैं बात करूँ स्टैटिस्टिक्स की, तो अगर मैंने 10 स्टूडेंट्स का डाटा कलेक्ट किया, कल को मैं 15 का करूँ, तो क्या होगा, वहाँ पे चेंजेस आएगा। इसलिए बोला गया है कि इट इज़ नॉट अ कॉम्प्लेक्स साइंस, ठीक है। साइंस तो है बट एक कॉम्प्लेक्स रिजिडिटी वाली बात नहीं है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स में मतलब रिजिडिट नहीं है कि रिजल्ट वही है तो सेम हमेशा वही आएंगे, नहीं, हो सकता है चेंजेस आ जाए, ठीक है। इट इज़ नॉट अ कॉम्प्लेक्स साइंस। और कॉम्प्लेक्स साइंस हमारी कौन सी होती है, लाइक फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ठीक है, इतना समझ में आया। उसके बाद इन्होंने क्या बोला है कि जब से जैसे अब जो साइंस की तरह हम ट्रीट तो कर लेते हैं स्टैटिस्टिक्स को, बट हम इसको प्योर साइंस या कॉम्प्लेक्स साइंस नहीं कह सकते, क्योंकि इसके जो रिजल्ट है वो रिजिड नहीं होते। अगर डाटा चेंज होगा तो ऑब्वियस सी बात है हमारे रिजल्ट भी चेंज हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं आर्ट की। इसने आर्ट हमें बताया ना कि एज अ आर्ट भी है ये, तो स्टैटिस्टिक्स को हम एज एन आर्ट क्यों बोला गया। देखो आर्ट का मीनिंग यहाँ पे वो कला से नहीं है कि हम कोई ड्राइंग पिक्चर बना रहे हैं, नहीं, यहाँ पे प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड बात कर रहा है। किससे रिलेटेड बात कर रहा है, प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड बात कर रहा है। तो वी यूज स्टैटिस्टिक्स इन आवर डेली लाइफ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, ठीक है। देखो डेली लाइफ में हम स्टैट्स का यूज़ करते हैं, और जब हम डेली लाइफ में स्टैट्स का यूज़ करते हैं तो हम बोलते हैं कि ये क्या है, आर्ट है। देखो कैसे, क्योंकि हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम अपनी नॉलेज का क्या यूज़ कर रहे हैं, प्रैक्टिकल यूज़ कर रहे हैं। तो प्रैक्टिकल यूज़ ऑफ नॉलेज, जो नॉलेज है उसका प्रैक्टिकल यूज़ करें, अपनी डेली लाइफ में यूज़ करें, इसीलिए इसको आर्ट कहा गया। मैंने आपको बताया कि हम दो सेक्शन के स्टूडेंट्स के मार्क्स पता करने की कोशिश करें तो हम एवरेज मार्क्स निकालते हैं, है ना, और उसके बाद बता देंगे कि सेक्शन ए ने अच्छा परफॉर्म किया या बी ने अच्छा परफॉर्म किया, ये कर सकते हैं। तो हम डेली लाइफ के जो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं वो भी हम स्टैट्स की मदद से करते हैं, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, एक आर्ट बोला गया है, क्योंकि हम इसका किस में यूज़ करते हैं, अपनी डेली लाइफ में। अब हम स्कोप में सेकंड पॉइंट देखें तो हमारा था सब्जेक्ट मैटर, है ना, सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो जब सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो हम दो चीज़ों को लेके चलते हैं, एक स्टैटिस्टिकल मेथड और दूसरा हम लेके चलते हैं अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। देखो स्टैटिस्टिकल मेथड वर्ड से ही क्लियर हो रहा है कि इसमें क्या होगा, मेथड्स होंगे जो स्टैट्स को सॉल्व करने में, जो हम सॉल्व करते हैं ना स्टैटिस्टिक्स प्रॉब्लम, उसमें यूज़ होते हैं। जैसे इसमें आ सकता है हमारा कलेक्शन ऑफ डाटा, है ना, मेथड हो गया ना डाटा कलेक्ट करने का, कलेक्शन हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया, एनालाइज करना हो गया,
एंड इलेबोरेट करना हो गया, ठीक है। मतलब देखो इसमें स्टैटिस्टिकल मेथड की बात की गई है कि मतलब हम कौन से रूल्स प्रिंसिपल्स वगैरह यूज़ करते हैं। स्टैटिस्टिकल मेथड से क्लियर हो रहा है कि जो भी हम मेथड्स यूज़ करेंगे स्टैट्स को, मतलब स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, जैसे कलेक्शन कर लिया, ऑर्गेनाइजेशन कर लिया, प्रेजेंट कर लिया। हमने कलेक्शन की बात पहले भी कर चुके हैं कि डाटा कलेक्ट करना, फिर उसको ऑर्गेनाइज करना, ऑर्गेनाइज में आता है क्लासीफाई करना। ये हम पहले की जो हमारी वीडियोस है उसमें हम इनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। फिर प्रेजेंट करना इन द फॉर्म ऑफ टेबल, मैंने बताया था टेबल फॉर्म में कर सकते हो, पाई चार्ट के फॉर्म में, ग्राफ के फॉर्म में। फिर एनालाइज करना, क्रिटिकली समझना, उसको एनालाइज करना, फिर इलेबोरेट करना, जो भी आपने मतलब डाटा कलेक्ट किया है वो सही है या नहीं है, इसके बारे में, ठीक है। फिर आता है अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। जो अप्लाइड है उसको भी आगे दो में डिवाइड किया। अप्लाई से क्लियर हो रहा है जो मतलब जो भी स्टैटिस्टिकल मेथड है उनको अप्लाई करना। तो एक होता है डिस्क्रिप्टिव और एक होता है साइंटिफिक, ठीक है। एक होता है डिस्क्रिप्टिव और एक होता है साइंटिफिक। तो ये किससे डील करते हैं? इट डील्स विद द फॉर्मेशन ऑफ laws, those are based upon above डाटा। देखो जो भी हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो इट डील्स विद द फॉर्मेशन ऑफ लॉज, दोज आर बेस्ड अपॉन अबव डाटा। जो भी हम मतलब हमने अभी तक पढ़ा है ना मैथड्स वगैरह के बारे में, तो वो ये उनसे डील करते हैं कि लॉज बनाना, रूल्स बनाना, कि किस तरीके से वो उसको हम यूज़ करेंगे। देखो डिस्क्रिप्टिव का मतलब डिस्क्राइब करना, ठीक है, और साइंटिफिक वे में का मतलब क्या होगा? सिस्टमेटिक वे में। तो जब स्टैटिस्टिकल मेथड जो हम यूज़ करते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, तो अब हम उनको क्या करेंगे? डिस्क्राइब करेंगे और साइंटिफिक वे में, ठीक है। तो अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या हो गया? जो मेथड आपने कलेक्ट किए हैं उनको अप्लाई करना, ठीक है। ये हमने किसके बारे में पढ़ लिया? हमने स्कोप में पढ़ा। पहले हमने पढ़ा नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, फिर हमने पढ़ रहा है अभी सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, और अब हम क्या पढ़ेंगे? इसके रिलेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स विद अदर साइंस। अब हम पढ़ेंगे रिलेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स विद अदर सब्जेक्ट्स और साइंसेस। तो पहले हमारे इसमें है इकोनॉमिक्स। देखो इकोनॉमिक्स में कैसे यूज़ होता है, हम जानते हैं कि इकोनॉमिक्स में हम कोरिलेशन करते हैं, है ना, कोरिलेशन करते हैं, एनालाइज करते हैं डिमांड को, सप्लाई को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम इकोनॉमिक्स में करते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स हम कोरिलेशन करते हैं, एनालाइज करते हैं डिमांड और सप्लाई को, और जो बहुत सारे आगे लॉज ऑफ कंजप्शन है, लॉ ऑफ डिमांड है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ये सारी चीज़ें जो भी हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में वो किसकी मदद से पढ़ते हैं? हम स्टैटिस्टिक्स में। क्योंकि देखो अनएम्प्लॉयमेंट का पता करने के लिए हम क्या करेंगे? रिकॉर्ड्स वगैरह तैयार करेंगे कि कितने लोग एम्प्लॉयड है, कितने लोग अनएम्प्लॉयड है, तो उसके लिए हमें स्टैट्स का यूज़ करना पड़ेगा। लॉ ऑफ कंजप्शन करने के लिए डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा। डिमांड एनालाइज करें तो भी हम डाटा कलेक्ट करेंगे। कोरिलेशन के लिए हम स्टैटिस्टिक्स यूज़ करेंगे, तो ही हम कोरिलेशन का फॉर्मूले वगैरह हम किस में लगाते हैं? स्टैटिस्टिक्स में लगाते हैं। और डिमांड एंड सप्लाई का जो एनालाइज करते हैं वो भी हम किसकी मदद से करते हैं? स्टैटिस्टिक्स की मदद से करते हैं। तो अभी हम इस पढ़ रहे हैं कि रिलेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स विद अदर सब्जेक्ट। पहला कौन सा हमने पढ़ लिया? इकोनॉमिक्स, ठीक है। फिर देखो अब आगे अगर हम पढ़ें तो बिजनेस एंड कॉमर्स में भी यूज़ होता है। बिजनेस एंड कॉमर्स में भी स्टैटिस्टिक्स यूज़ होता है। देखो बिजनेस एंड कॉमर्स में कैसे स्टैटिस्टिक्स यूज़ होता है? मान के चलो कोई बिजनेसमैन है, ठीक है, अब वो देख रहा है कि भाई कितना मेरा लेबर टर्नओवर है, कि कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोगों को मैं एम्प्लॉयड कर रहा हूँ, कितने लोग जो है मेरे इधर स्टाफिंग कितने लोगों की करनी है, कौन कौन सी पोस्ट खाली है, इन सब चीज़ों के लिए वो क्या करेगा? स्टैटिस्टिक्स बनाएगा। सैलरी पे करेगा तो स्टैटिस्टिक्स बनाएगा, है ना। फिर उसके बाद अगर मान के चलो आप सैलरी पे कर रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, ट्रेडिंग करोगे तो भी आप स्टैटिस्टिक्स बनाने की नीड पड़ेगी, स्टैटिस्टिक्स की नीड पड़ेगी आपको। क्योंकि जब आप ट्रेडिंग करोगे तो आप ये देखोगे ना कितना आपने परचेज किया है, कितना आप सेल कर रहे हो, कितनी आपकी एवरेज स्टॉक वगैरह आ रही है। ये सारी चीज़ें निकालने के लिए आप क्या करोगे? स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करोगे। जैसे बैंकिंग में करते हैं, बैंकिंग में हम डाटा तैयार करते हैं ना, कितने कस्टमर्स का है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग में जो मैन्युफैक्चर होगा वो ये देखेगा कि मतलब मेरी कितनी एवरेज स्टॉक्स है, कितनी मैंने स्टॉक्स जो है मंगवानी है, कितनी मेरे पास
लैक ऑफ स्टॉक्स आ गई, तो ये सारी चीज़ों के बारे में पता करता है और ये सब किसकी मदद से होता है, स्टैटिस्टिक्स की मदद से। तो स्टैटिस्टिक्स हेल्प अस to plan, analyze and एग्जीक्यूटिंग द प्लान। सो देखो बिजनेसमैन है तो क्या करेगा, वो प्लानिंग करेगा, फिर उसको एनालाइज करेगा, फिर एग्जीक्यूशन करेगा किसका, प्लान का जो भी उसने तैयार किया है, ठीक है। अब जो थर्ड सब्जेक्ट आता है वो आता है इन द फील्ड ऑफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क में भी स्टैटिस्टिक्स यूज होता है, कैसे, टू मेक पॉलिसीज़। देखो जो भी आप पॉलिसीज़ बनाओगे, फ्यूचर पॉलिसीज़ हमने पढ़ा था ना कि स्टैटिस्टिक्स हेल्प इन फॉरकास्टिंग, तो उसी की बात कर रहा है ये, टू मेक पॉलिसीज़ बनाने में मदद करता है, ठीक है। इस तरह से मदद करेगा कि गवर्नमेंट कौन सी पॉलिसी बनाए, किस तरीके से पॉलिसी बनाए ताकि उसका जो बेनिफिट्स है वो आम लोगों तक पहुँच सके। फ्यूचर प्लान्स करने में मदद करता है, बिजनेस फॉरकास्टिंग में मदद करता है। इस तरह से जो स्टैट्स है वो इन द फील्ड ऑफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में भी एक अच्छी अपनी भूमिका निभाता है। इसके अलावा स्टैटिस्टिक्स इन द फील्ड ऑफ सोशल साइंस में भी यूज़ होता है, क्योंकि देखो सोशल साइंस में हम हिस्ट्री की बात करते हैं, है ना, पॉल साइंस की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इन सब में ही ना कहीं जो है वो स्टैटिस्टिक्स जो है वो यूज़ होता है। क्योंकि देखो अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्टोरिकल जो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं उसमें भी हमें क्या चाहिए, स्टैटिस्टिक्स का यूज़ होता है। अगर हम पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो किसने कितनी ग्रोथ की, क्या जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन्होंने क्या ग्रोथ की है, क्या जीडीपी दी है, इन सब चीज़ों में एजुकेशन फील्ड में यूज़ होता है, साइकोलॉजी में यूज़ होता है एंड सोशियोलॉजी में भी यूज़ होता है। इसके बाद जो स्टैटिस्टिक्स है वो मैथमेटिक्स में भी यूज़ होता है। देखो मैथमेटिक्स में कैसे यूज़ होता है, क्योंकि जो स्टैटिस्टिक्स है तो स्टैटिस्टिक्स के बहुत सारे ऐसे फॉर्मूलेज हैं जो हम मैथमेटिक्स में भी यूज़ करते हैं, जैसे कि बाइनोमियल मेथड, ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग, ये सारे स्टैटिस्टिक्स के टॉपिक हैं जो हम मैथ्स में यूज़ करते हैं। प्रोबेबिलिटी, सैम्पलिंग एंड लीस्ट स्क्वायर। तो ये जो जितने भी ये अभी मैंने आपको बताए हैं, बाइनोमियल मेथड, लीनियर प्रोग्राम में प्रोबेबिलिटी, सैम्पलिंग एंड लीस्ट स्क्वायर, ये सारे जो हैं वो स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट के टॉपिक हैं, बट लेकिन हम उसका यूज़ कहाँ करते हैं, मैथ्स में यूज़ करते हैं। तो अगर हम कंक्लूज़न निकालें, एज अ कंक्लूज़न हम ये कह सकते हैं we can say that statistics is used in many fields, बहुत fields में यूज़ होता है, ठीक है, it's used in many fields and related to various subjects, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने क्या क्या पढ़ा है, आज हमने स्कोप के बारे में पढ़ा है कि स्टैटिस्टिक्स के क्या क्या स्कोप हैं, जिसमें हमने पढ़ लिया उसके नेचर के बारे में कि स्टैटिस्टिक्स का नेचर क्या है, स्टैटिस्टिक्स साइंस भी है और आर्ट्स भी है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, सब्जेक्ट मैटर पढ़ा है कि जो स्टैटिस्टिक्स है उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, जैसे स्टैटिस्टिकल मेथड यूज़ होते हैं, डिस्क्रिप्टिव, अप्लाइड, उसको कैसे अप्लाई करते हैं। और थर्ड हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था स्टैटिस्टिक्स का कि इसका रिलेशन विद अदर सब्जेक्ट्स, और साइंस के मतलब अदर सब्जेक्ट्स से इसका क्या रिलेशन है। तो मैथमेटिक्स में यूज़ होता है, सोशल साइंस में यूज़ होता है, साइंस में यूज़ होता है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में यूज़ होता है, कॉमर्स में यूज़ होता है, बिजनेस में यूज़ होता है, इकोनॉमिक्स में यूज़ होता है। तो कुल मिला के आज हमने क्या पढ़ा है, स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि स्टैटिस्टिक्स क्या है और उसके स्कोप क्या है। थैंक यू।